हेलो एंड वेलकम बैक टू डीएनएस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएनएस पे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक आपके लिए वीडियो ये आ चुका है, जो कि होने वाला है जनरल टेस्ट, जो कि आपके इम्पॉर्टेंट होगा एग्जामिनेशन के लिए। जो आने वाले CUET UG के एग्ज़ाम हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उसके लिए, क्योंकि इसमें हम लाए हैं आपके लिए टॉप 25 क्वेश्चन जो कि पिछले साल पूछे गए हैं। विभिन्न शिफ्टों में अलग अलग शिफ्ट से मैंने क्वेश्चन निकाले हैं, उसी से रिलेट करके हम बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। 25 टॉप क्वेश्चन है उसमें से, जिसमें कि मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैथ, जीके, रीजनिंग, इसमें बहुत सारे टॉपिक मैंने कवर किए हैं। और उसके साथ साथ वेल एक्सप्लेन एक एक क्वेश्चन का, ईच एंड एवरी क्वेश्चन का हम वेल एक्सप्लेनेशन देते हैं, जिससे कि आप और ज़्यादा क्वेश्चन कर पाते हैं। जैसे 25 क्वेश्चन है, लेकिन 25 × 4 करते हैं, जिससे कि 100 से ज़्यादा क्वेश्चन हो पाते हैं। और मैं आपको और कहूँगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आप अच्छे से उसको गेन कर सकें और भी बहुत सारी चीज़ों को आप बेसिक चीज़ें क्लियर कर सकें। और दोस्तों मैं एक बात और बता दूँ आपको कि ये वीडियो उनके लिए भी है जो और भी आगे एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे हैं। उनके साथ साथ मैं और बताऊं आपको कि इसका PDF अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं DNS एजुकेयर ऐप प्ले स्टोर से। इससे आपको DNS एजुकेयर ऐप पर इसका PDF मिल जाएगा। फ्री स्टडी मटेरियल के सेक्शन में आप चले जाइएगा, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। और पूरा वीडियो देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, क्योंकि ये आपका चौथा वीडियो है। जो ये वाला वीडियो है ये सेट 4 है। इससे पहले मैंने 3 वीडियो और अपलोड कर दिए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जाकर एक बार देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। ये आपका चौथा वीडियो होने वाला है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में यूजफुल होने वाला है। तो चलिए पहले क्वेश्चन में चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन आप देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। तो पहला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और ये आपके सामने जो क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 कैन बी डिवाइडेड बाई 8 हुज एटलीस्ट 1 डिजिट इज 8। यहाँ पर लिखना चाहिए कि यहाँ पे देखिए 158 लिख दिया इन्होंने, इसको सही कर लीजिए। ठीक है, 8 से भाग दिया जाए। यहाँ देखिए लिखा है ना 8, यहाँ तो हिंदी में सही लिखा है इन्होंने, इंग्लिश में गलत कर दिया है। तो इंग्लिश पे सही कर लीजिए, हिंदी में तो सही लिखा ही है। हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, यानी 1 से 100 तक कितनी संख्या है जिसमें कम से कम एक अंक 8 हो और 8 से भाग दिया जा सकता है। यानी एक अंक जो है 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जो कि 8 से भाग दिया जाए, लेकिन शर्त ये है कि उसमें से कोई एक संख्या 8 होनी चाहिए। तो अगर मैं देखूं कि 8 से विभाजित होने वाली कोई ऐसी संख्या हमें लेनी है जिसके लास्ट में 8 हो या शुरुआत में 8 हो, कोई एक नंबर 8 होना चाहिए। तो अगर मैं 08 ले लूँ तो ये पहला नंबर है जो कि 8 से डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह से। इसमें एक डिजिट 8 आया भी है, चलिए बात सही है। उसके बाद अगर मैं, क्योंकि देखिए 8 लेना ही पड़ेगा आपको, तो 18 लेंगे तो 18 तो कटेगा नहीं, है ना। उसके बाद 28 है तो 28 भी 8 से नहीं कटेगा। उसके बाद 38 है तो 38 भी 8 से नहीं कटेगा, है ना। 48 है तो क्या 8 से कट जाएगा? हाँ बिल्कुल, 8 से ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, बिल्कुल सही है। उसके बाद 58 हम लेंगे, क्यों? क्योंकि भाई 8 वाला ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 8 से भाग देना है, ठीक है ना, 8 का हमें लेना पड़ेगा। और उसके बाद 68, क्या 8 से कटेगा? आप कहेंगे नहीं सर 58 भी नहीं कटेगा, 68 भी नहीं कटेगा। क्या 78 कटेगा? 78, आप कहेंगे नहीं सर 78 भी नहीं कटेगा। क्या 80 कटेगा? आप कहेंगे हाँ सर 80 8 से बिल्कुल कट जाएगा, और इसमें से एक डिजिट 8 भी है, बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर हम 88 देखें तो 88 भी 8 से कट जाएगा, और इसमें भी कोई भी एक डिजिट, क्या 2 डिजिट 8 है, तो ये वाला नंबर भी कट जाएगा। यानी अगर हम ध्यान से देखें तो एक नंबर ये, एक ये और एक ये, यानी 1 2 3 4 ऐसे 4 नंबर हैं जो कि अगर 8 से हम भाग दें तो पूरी तरह से कट जाएंगे। कटने के बाद उनमें से एक कोई नंबर क्या है? 8 इसमें से है भी। आप देख पा रहे होंगे इसमें से 8 नंबर वो है भी, ठीक है। बहुत ध्यान से देख पा रहे होंगे आप, बड़ी ध्यान समझ में आ रही भी होगी चीज़ें, ठीक है। चलिएगा अब हम चलते हैं उम्मीद है इस क्वेश्चन के आंसर पर, और ये आंसर होगा जो हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 4 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आगे चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है द नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पर एक सीरीज दी गई है, देखिए ये सीरीज आपको दिया गया है यहाँ पर, और सीरीज में आपको बताना है कि नेक्स्ट क्या होगा। जैसे यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया है 3, उसके बाद 7,
उसके बाद क्या दिया है 16 दिया है, उसके बाद क्या दिया है 35 दिया है, उसके बाद आपको बताना है कि क्या अगला नंबर होगा। अब आपके सामने बड़े ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कहूँ कि पहला 3 है, दूसरा 7 है, तीसरा 16 है, 35 है, फिर उसके बाद क्या होगा। तो अगर मैं ध्यान दूँ इस पर, तो अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए तो 3 का गुणा अगर 2 में हम करते हैं, हल्का सा इसको कम कर लूँ, है ना। देखिए अगर 3 का गुणा हम 2 में कर लें तो 3 दूना क्या हो जाता है 6, और 6 में 1 जोड़ लें तो कितना हो जाता है 7 हो जाता है। आप कहेंगे हाँ सर सही बात है, एकदम क्लियर है, बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। अगर मैं कहूँ देखिए यहाँ पर 3 का गुणा अगर 2 में कर लूँ और 1 इसमें जोड़ दूँ तो 7 हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर 7 तो बिल्कुल हो जा रहा है। फिर इसी तरह हम यहाँ भी करते हैं, 2 का गुणा इसमें करते हैं और प्लस 1 जोड़ देते हैं तो क्या होता है 16। नहीं भाई 16 तो नहीं हो रहा है, 7 दूना 14, 1 15, तो इसका मतलब यहाँ 2 ऐड हो रहा है, 7 दूना 14 प्लस 2 16, बिल्कुल सही है। अब हम आगे जाएंगे, 16 का गुणा 2 में करेंगे और प्लस 3 करेंगे, क्यों, क्योंकि पहले में 1 ऐड हुआ, दूसरे में 2 ऐड हुआ, तीसरे में 3 ऐड होगा। 16 दूना 32, 3 35, हाँ बिल्कुल सही है, ये भी फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पर हम फिर 2 का गुणा करेंगे, अब लेकिन 4 जोड़ेंगे। तो 2 का गुणा किया हमने, क्योंकि यहाँ देखिए सब में 2 का गुणा होता आ रहा है, तो 2 का गुणा करेंगे, लेकिन यहाँ पहले में 1 ऐड हुआ, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए 1 ऐड हुआ, दूसरे में 2 ऐड हुआ, तीसरे में 3 ऐड हुआ, चौथे में क्या होगा, चौथे में 4 ऐड होगा। इसका मतलब है कि 35 दूना 70 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, 35 दूना 70 प्लस 4 कितना हो जाएगा बताइए, 70 और 4 74। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है, देखिए 74, ऑप्शन नंबर है डी, यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एकदम आसान तरीके से इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इस तरह करना था और लास्ट में इंटू 2 प्लस 4 कर देना था। आपका 74 आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इन द फॉलोइंग टर्म्स इन द नंबर सीरीज रॉन्ग, वन टर्म इज रॉन्ग, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर। निम्न में से एक श्रेणी में संख्या दिया गया है, इसमें से कोई एक नंबर गलत दिया हुआ है, उसी को आपको पकड़ना है कि वो कौन सा नंबर है जो इसमें से गलत है। भाई साहब इसमें से एक ऐसा गद्दार है जिसमें से इसको हमें छांटना है ना। वो पूरी लाइन को गड़बड़ कर रहा है, कोई ना कोई इसमें फिरकी ले रहा है ना, फिरकी ले रहा है कोई ना कोई नंबर। देखिए कौन सा नंबर फिरकी ले रहा है, इसको हमें सही करना पड़ेगा। तो क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले है 24, उसके बाद है 27, उसके बाद क्या है 31, उसके बाद क्या है 33, उसके बाद क्या है 36। अगर हम ध्यान दें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए कितना जुड़ रहा है ना। यहाँ पे देखिए ध्यान से कितना जुड़ा है बताइए, यहाँ पर 3 जुड़ रहा है। आप कहेंगे हाँ सर ठीक है। यहाँ पे 27 में देखेंगे तो कितना जुड़ा है भाई, 4 जुड़ रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो कितना जुड़ा है, 2 जुड़ रहा है। यहाँ 33 में देखेंगे तो कितना जुड़ा है, 3 जुड़ रहा है। इसका मतलब है कि पहले में भी 3 जुड़ रहा है और लास्ट में भी 3 जुड़ रहा है। इसका मतलब इसी में कहीं गड़बड़ है, इसी में कहीं गड़बड़ है। यानी अगर हम सारे नंबर में 3 जोड़ें, क्योंकि पहले में भी 3 है लास्ट में भी 3 है, अगर हम बीच में 3 जोड़ें तो हमारा पूरा जो टर्म है, पूरी श्रेणी है, पूरा जो सीरीज है वो बिल्कुल सही बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर 4 और 2 आकर के मामला बिगाड़ रहे हैं। इसका मतलब हमको इन दोनों को ऐड करके 2 से भागा दे देंगे, तो इसका मतलब 4 और 2 6, 6 का भागा 2 से देंगे 3। इसका मतलब 3 का डिफरेंस होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने गलत डिफरेंस ले लिया। तो आइए हम क्या करते हैं, 3 का डिफरेंस कर देते हैं। तो 24 में 3 का डिफरेंस करेंगे तो 27 हो गया, चलिए ठीक है। 27 में 3 का डिफरेंस करेंगे, मतलब 3 का प्लस करेंगे डिफरेंस करके, तो कितना होगा 30 होना चाहिए यहाँ पे। और 30 में भी प्लस 3 करते हैं तो कितना होना चाहिए 33, बिल्कुल सही है अगला नंबर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 27 में से 3 जोड़कर 30 यहाँ करना चाहिए था, तो इन्होंने कर दिया 31। क्या कर दिया 31, यानी यही वाला नंबर हमारा गलत हो गया है। यही वाला नंबर गलत हो गया है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चौथा क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, एकदम तगड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपके सामने मैं पढ़ देता हूँ। हिमाचल का कूट एक है, देखिए कोडिंग और डिकोडिंग का ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन का पूछा है, क्वेश्चन आपके सामने है कि हिमाचल, एक वर्ड दिया है हिमाचल, मैं लिख देता हूँ HIMACHAL, ठीक है, HIMACHAL मैंने लिख दिया। इन्होंने उसको क्या लिखा है, उड़ीसा लिख दिया है, यानी O, ठीक है, R
फिर क्या लिखा ISS, है ना, उसके बाद क्या लिख दिया A लिख दिया, यानी क्या लिख दिया इन्होंने, अच्छा ओ माय गॉड, इन्होंने ये लिखा है ना, ये लिखा है, इसको क्या लिखा है, ये उड़ीसा को तो बताना है हमको, उड़ीसा का क्या है बताना है, उड़ीसा का क्या है बताना है, यानी लिखा है JKO, क्या लिखा है JKO, उसके बाद CEJ, उसके बाद CN, क्या C और N, है ना, उड़ीसा का तो हमें बताना था। तो ये इन्होंने लिखा है, कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, पहले एक बार देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें करना पड़ता है प्लेस वैल्यू। H का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 8 होता है, तो 8 लिख लीजिए। I का होता है 9, M का होता है 13, A का होता है 1, C का होता है 3, H का होता है 8, A का होता है 1 और L का होता है 12। ये प्लेस वैल्यू हमने लिख लिया। अब प्लेस वैल्यू लिखने के बाद क्या करेंगे, बड़े ध्यान से समझिएगा। प्लेस वैल्यू लिखने के बाद हम दूसरे का प्लेस वैल्यू लिखेंगे, यानी J का कितना होता है 10, K का होता है 11, O का होता है 15, C का 3, E का 5, J का 10, C का 3 और N का 14। इस तरह से आपको प्लेस वैल्यू याद होने चाहिए। सारे जितने भी लेटर्स इंग्लिश में लिखे गए हैं सबके प्लेस वैल्यू याद होने चाहिए। अब 8 का इन्होंने लिख दिया 10, यानी 2 प्लस कर दिया, ठीक। 9 का लिख दिया कितना 11, यानी यहाँ भी 2 प्लस कर दिया। 13 का कितना लिख दिया 15, यानी यहाँ भी 2 प्लस कर दिया। 1 का 3 कर दिया, यानी यहाँ भी 2 प्लस कर दिया। 3 का 5 कर दिया, यहाँ भी 2 प्लस कर दिया। 8 का 2 प्लस कर दिया, यानी सब में 2-2 प्लस हुआ है। लास्ट में भी देख लीजिए तो लास्ट में भी 2 प्लस किया है, 14 हो गया है 12 से, यहाँ भी 2 प्लस किया है। यानी हमारे क्वेश्चन में जो कोड से डिकोड बनाया, देखिए कोडिंग और डिकोडिंग में यही होता है कि एक आपको कोड देगा और उसका कुछ आपको दे देगा कोई वर्ड, उसको आपको सिमिलर कर देगा, यानी आपको समानता दर्शाएगा और पूछेगा कि बताइए ये जो कोड है उसको डिकोड करके इस तरह लिखा गया है, तो बताइए अब इस कोड का फिर डिकोड क्या होगा। तो अब हमें पता चल गया है कि ये डिकोड कैसे किया गया है, +2 करके किया गया है। तो हम भी उड़ीसा का क्या लिख देंगे भाई, अब उड़ीसा का हमें लिखना होगा तो O होता है 15 पे, 15 में जो 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, +2 कर दीजिए 17, 17 का मतलब कितना होता है Q, है ना। और यहाँ पे R में क्या जोड़ेंगे 2, R में 18, 18 ST कितना QT कौन से ऑप्शन में है, QT सारे ऑप्शन में है ना। तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। I होता है 9, S हो जाएगा कितना, I होता है 9, 9 2 11, 11 का मतलब K, है ना। यहाँ S होता है, S कितने पे होता है 19 पे होता है, 19 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21, 21 पे होता है U और S फिर U और फिर A है तो C हो जाएगा, यानी QTKUUC, यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, 5वां क्वेश्चन है और ये है आपके सामने। ये दरअसल ना ये कहा जाने वाला क्वेश्चन है ना, कहा भी नहीं जाता, रहा भी नहीं जाता और सहा भी नहीं जाता वाला क्वेश्चन है। यानी कमरे को बिस्तर कह दिया इन्होंने और बिस्तर को खिड़की कह दिया और खिड़की को फूल तथा फूल को कूलर कह दिया, तो मनुष्य किस पर सोएगा। भाई मनुष्य तो है, सोएगा ही, किस पर सोएगा भाई, बिस्तर पे सोएगा, है ना। बिस्तर पे सोएगा कि नहीं सोएगा भाई, बिस्तर पे सोएगा। और बिस्तर को इन्होंने क्या कह रखा है, देखिए बिस्तर को इन्होंने क्या कह रखा है, बिस्तर को इन्होंने कह रखा है खिड़की। बस कुछ नहीं करना, आगे बढ़ना ही नहीं है, आगे बढ़ेंगे तो पाप हो जाएगा, आगे बढ़ना ही नहीं है। इन्होंने बिस्तर को क्या कह दिया, इन्होंने भाई बिस्तर को कह दिया, देखिए ध्यान से, इन्होंने बिस्तर को कह दिया खिड़की, इन्होंने बिस्तर को क्या कह दिया खिड़की। अब व्यक्ति जो है, मनुष्य जो है किस पे सोएगा, अब इसके अनुसार तो किस पे सोएगा भाई, बिस्तर को ये खिड़की कह रहे हैं तो खिड़की पे सोएगा, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A खिड़की करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है कि भारत में दास्मिक मुद्रा प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी। तो दास्मिक मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की गई थी अप्रैल 1957 में। 1957 में दास्मिक मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की गई थी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर C विल बी द करेक्ट आंसर। इसके तहत भारत सरकार ने पहली बार 100 के सब सेक्शन में डिनोमिनेशन में बांटना शुरू कर दिया, यानी जैसे कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, वैसे ही 100 के एक डिनोमिनेशन में बांटना शुरू कर दिया रुपए और पैसे को। ये शुरुआत सबसे पहले हुई थी 1957 में, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है 7वां, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है। तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो हमारा है वो है भारत रत्न। कौन है, भारत रत्न। हमारा ऑप्शन नंबर D इज़ द करेक्ट आंसर। आप जानते हैं भारत रत्न जो है वो क्या है। भारत रत्न के बारे में अगर बात करें तो भारत रत्न, ध्यान रखिएगा, भारत रत्न
भारत रत्न की शुरुआत होती है कब से? 1954 से। कब से? 1954 से। 1954 से भारत रत्न की शुरुआत होती है और सबसे पहले 3 व्यक्ति को दिया जाता है। सबसे पहले किसको दिया जाता है? सी राजगोपालचारी को। किसको? सी राजगोपालचारी को, है ना। दूसरे व्यक्ति कौन थे? तो दूसरे व्यक्ति थे, ध्यान रखिएगा, राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन, जो कि हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट भी थे, राधा कृष्णन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहले वाइस प्रेसिडेंट भी थे यही। और उसके बाद ध्यान रखेंगे तीसरे कौन थे? सी वी रमन, सी वी रमन, ठीक है, सी वी रमन। और इन्हीं के जन्मदिन 28 फरवरी को, ध्यान रखेंगे, भारत में नेशनल साइंस डे भी मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे भी मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और राधा कृष्णन के बर्थडे पे तो आपको पता ही क्या मनाया जाता है, 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाते हैं, टीचर्स डे मनाते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ सी राजगोपालचारी की बात करें तो सी राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के यानी इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल थे, पहले गवर्नर जनरल थे ये, ध्यान रखिएगा। और यही सी राजगोपालचारी ही पहले सीएम थे तमिलनाडु के। तमिलनाडु के पहले सीएम कौन थे? सी राजगोपालचारी, ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बात को। ये 1954 में ये तीनों लोगों को मिला था, इसलिए भारत रत्न की शुरुआत भी कब हुई थी? 1954 में, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा, क्रम से लगाने के लिए भी आ जाता है, सीक्वेंस से। सीक्वेंस का मतलब है कि सबसे बड़ा अवार्ड कौन होता है ना, सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड कौन होता है, तो सबसे पहले होता है कौन है? ध्यान रखिए, भारत रत्न। पहला कौन होता है? भारत रत्न, ठीक है, ध्यान रखेंगे, पहला होता है भारत रत्न। दूसरा होता है पद्म विभूषण, क्या होता है? पद्म विभूषण। तीसरा होता है पद्म भूषण, ठीक है, और चौथा होता है पद्मश्री। तो ये चारों जो है, ध्यान रखिएगा, ये क्रम से मैंने लिख दिए हैं। सबसे बड़ा आपका भारत रत्न होता है, फिर पद्म विभूषण होता है, फिर पद्म भूषण होता है, फिर पद्मश्री होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये चारों लाइन से मैंने लिख दिए हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उम्मीद है सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलेंगे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और बड़े ध्यान से समझेंगे और बड़े ये अच्छे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया? देखिए, कॉमर्शियल बैंक का सिंपल सा मतलब है कि वो ट्रांजैक्शन नहीं करता, यानी लोगों से ट्रांजैक्शन नहीं करता। ये सिंपल सी बात कहना चाह रहा है कॉमर्शियल बैंक से पूछ करके। यहाँ पूछा है कि नॉट अ कॉमर्शियल बैंक, ऐसा कौन सा बैंक इसमें से है जो कि कॉमर्शियल बैंक का एग्जाम्पल नहीं है, वाणिज्यिक बैंक का एग्जाम्पल नहीं है। मैंने अभी बता दिया कि वाणिज्यिक बैंक ऐसे बैंक को कहेंगे जो कि लोगों से, जनता से ट्रांजैक्शन नहीं करता बल्कि कुछ और करता है। तो वो बैंक है हमारा, आप सब जानते होंगे, उसका आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ध्यान रखेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? नोट इशू करता है। क्या करता है? जो करेंसी, डायरेक्ट कह सकते हैं कि करेंसी को इशू करने वाला हमारा सेंट्रल बैंक है ना, करेंसी इशू करने वाला बैंक है। ये लोगों के साथ क्या करता है? ट्रांजैक्शन नहीं करता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है, ठीक, ध्यान रखेंगे। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और क्रेडिट कंट्रोल भी करता है। क्या करता है? क्रेडिट कंट्रोल भी करता है। क्रेडिट को कंट्रोल करने का भी काम किसका है? ध्यान रखेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और बैंक ऑफ बैंक्स, बैंक ऑफ बैंक्स यानी बैंकों का बैंक कहा जाता है, इस बात को भी आपको पता है। सेंट्रल बैंक है इंडिया का, कैसा बैंक है? सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी कब? 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। एक कमेटी की सिफारिश पे, हिल्टन यंग कमेटी, हिल्टन यंग कमेटी के सिफारिश पे, हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1935 में। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, ध्यान रखेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले जो चेयरमैन थे या कह सकते हैं गवर्नर थे, उनका क्या नाम था? उसका नाम था ऑसबोर्न स्मिथ। क्या नाम था? ऑसबोर्न स्मिथ, जो कि एक, है ना, फिरंगी था। और दूसरा जो बनता है, मतलब कि इंडियन, ये तो अंग्रेज था, यानी इंग्लिश मैन हम लिख सकते हैं, ध्यान रखेंगे। लेकिन जो इंडियन थे, पहले इंडियन, फर्स्ट इंडियन, वो कौन थे? सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख। ये इंडियन थे, फर्स्ट इंडियन थे जो कि आरबीआई के
गवर्नर बने थे। ध्यान रखेंगे 1935 में ये तो बन गया, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं आपको, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो है मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है मुंबई में, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसके साथ साथ इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 में। कब? 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। ये सारे बातों को आप समझ चुके होंगे। हाँ देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। इंपीरियल बैंक, ठीक है। देखिए, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ बॉम्बे, दरअसल तीनों प्रेसिडेंसी, पहले आपको पता है जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया थी तो उस टाइम 3 प्रेसिडेंसी मुख्य रूप से हुआ करते थे, जिसमें कि कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। इन तीनों जगह पे अलग अलग प्रेसिडेंसी का एक बैंक होता था। उन्हीं तीनों बैंकों को मिला करके क्या किया गया? इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई। लेकिन बाद में, ध्यान रखेंगे, बाद में 1955 में जब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो इसका इंपीरियल बैंक से नाम बदल के क्या कर दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। इन सारे बातों को आप समझ गए होंगे, उम्मीद है। अब चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे, वो है द वर्ड सेक्युलरिज्म वाज इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय। शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा ऐड किए गए थे, यानी शामिल किए गए थे या जोड़े गए थे? तो अगर मैं बात करूं सेकुलरिज्म की, तो देखिए, भारत में एक संविधान संशोधन हुआ 42, यानी 42वें संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, संविधान संशोधन हुआ। कब? 1976 में हुआ। और इसके तहत 3 वर्ड जोड़े गए। कौन से? देखिए, सोशलिस्ट यानी समाजवादी, सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष, और इंटीग्रिटी यानी अखंडता। इंटीग्रिटी यानी अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ध्यान रखेंगे, ये तीनों शब्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ध्यान रखेंगे। और 42वें संविधान संशोधन के ही तहत फंडामेंटल ड्यूटीज को भी जोड़ा गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया था 1976 में ही। इसीलिए 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी वजह से इसमें पूछा जो गया है कि धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलरिज्म जो वर्ड है वो किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? तो वो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ, एक बात और देखिए, 44वां संविधान संशोधन जो किया गया था वो किया गया था किसके लिए? वो राइट टू प्रॉपर्टी, यानी राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार को ध्यान रखेंगे, वो हमारे आर्टिकल यानी फंडामेंटल राइट से हटा करके उसको एक लीगल राइट यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया आर्टिकल 300 के ए में भर करके, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। 44वें संविधान संशोधन के ही तहत संपत्ति के अधिकार को हटा करके मौलिक अधिकार से एक कानूनी अधिकार के रूप में भर दिया गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। और 52वें संविधान संशोधन की अगर मैं बात करूं तो 52वां संविधान संशोधन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इससे भारत में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक जोड़ा गया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते थे 10th शेड्यूल जोड़ा गया। कौन सा शेड्यूल जोड़ा गया? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10th शेड्यूल जोड़ा गया भारत के संविधान में, जो कि संबंधित था किससे? एंटी डिफेक्शन लॉ से। किससे? एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी दल बदल विरोधी कानून। अगर आप कोई पार्टी से चुनाव जीतते हैं और पाला बदल करके किसी और पार्टी में चले जाते हैं तो आपकी लोकसभा सदस्यता यानी आपकी सांसदी या विधायकी जा सकती है, आपकी सांसदी या विधायकी छीनी जा सकती है इस मामले में एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत, ठीक है। अब ये कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 52वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। कब? 1985 में। कब जोड़ा गया था? 1985 में। ये रोकता है किसी भी विधायक और सांसद को रोकता है पार्टी को बदलने से, उसके विधायकी और सांसदी छीन जाएगी। ये कौन किया था? राजीव गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे और तभी दल बदल विरोधी कानून को लाया गया था। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? दल बदल विरोधी कानून।
दल बदल विरोधी कानून कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? दल बदल विरोधी कानून कहते हैं। इससे दल बदलने पर रोक लगाए जाने का, इसके बारे में डिटेल मैंने पिछले वीडियो में बताया है आपको। उम्मीद है ये बातें आपको सारी समझ में आ गई होगी। 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, 42वां किससे संबंधित है, 44वां किससे संबंधित है, जो महत्वपूर्ण था मैंने आपको बता दिया। इसका आंसर हो जाएगा 42। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन है 10th नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सी भाग जो है आत्मा कही जाती है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे ये हमारा आंसर होगा प्रियम्बल। प्रियम्बल को क्या कहा जाता है? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, ये क्या कहा जाता है? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और हाँ, एक बात और ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वो क्या है? इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए जान लेना एक बात कि अगर देखे जाए तो भीमराव अंबेडकर ने किसको कहा है? भीमराव अंबेडकर ने, यहाँ देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में तो कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि आर्टिकल 32 में भीमराव अंबेडकर ने इसको क्या कहा था? इसको ही क्या कहा था? ध्यान रखेंगे आर्टिकल 32 को ही इन्होंने कहा था कि भारत की संविधान की आत्मा है ये। ठीक है, मूक नायक इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, क्या? मूक नायक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और एक बात और ध्यान देंगे, 1932 में एक बात और ध्यान रखेंगे, 1932 में गांधी जी, महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच ही ध्यान रखेंगे एक समझौता भी हुआ था जिसको हम क्या कहते हैं? पूना पैक्ट। क्या कहते हैं? पूना पैक्ट। रिजर्वेशन को लेकर के एक बार समझौता हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, मैंने आपको बता दिया। और हाँ, प्रियम्बल को ही मेन कहा गया है संविधान की आत्मा, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फंडामेंटल राइट की अगर बात करें तो फंडामेंटल राइट आप जानते हैं आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। और कौन से पार्ट में है? पार्ट 3 में है। पार्ट किस में है? 3 में है। कहाँ से लिया गया है? लिया गया है यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है फंडामेंटल राइट। और टोटल कितने फंडामेंटल राइट है हमारे पास? अब 6 हैं, पहले 7 हुआ करते थे। राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया भी। और आप ध्यान देंगे ये पार्ट 3 में मैंने बता ही दिया आपको। अगर बात करें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की, तो जिसको हम डीपीएसपी कहते हैं, ये हमारे कौन से पार्ट 4 में है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है। ध्यान रखेंगे ये कौन से पार्ट में है? पार्ट 4 में है। और ये हमारे कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड ने कहाँ से लिया था? स्पेन से लिया था। आयरलैंड ने कहाँ से लिया था? स्पेन से लिया था। लेकिन हमारे देश में संविधान में आयरलैंड से लिया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में है। आर्टिकल कौन से कौन तक? 36 से लेकर के 51 तक है, इस बात को ध्यान रखेंगे डीपीएसपी। ठीक है, इतनी बातें उम्मीद है आप समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, अगला क्वेश्चन है द वाइस प्रेसिडेंट इंडिया मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय ए रेजोल्यूशन ऑफ। भारत में उपराष्ट्रपति को उसके पद से किस प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? आप एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन को और आंसर देने की कोशिश करिए। जब भी क्वेश्चन आए तो पहले वीडियो को पॉज करिए और देखिए कि आप आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं। देखिए उपराष्ट्रपति के पद की अगर बात करें तो उपराष्ट्रपति की पद की जो बात की गई है वो आर्टिकल 63 में बात की गई है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा और उसके साथ साथ वो क्या होगा? राज्यसभा का चेयरमैन भी होगा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक, हाँ, एक बात और ध्यान रखेंगे उसके साथ साथ कि अगर उपराष्ट्रपति को हटाना होगा उसके पद से तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिपरिषद जो है उनकी सलाह पर पीएम क्या करेगा? वो प्रेसिडेंट को कहेगा और प्रेसिडेंट जो है वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर देगा। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर पीएम फैसला लेगा और वो प्रेसिडेंट को क्या कर देगा? उनको एक राय देगा कि आप उपराष्ट्रपति को हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 12th नंबर क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन आपके आए हुए क्वेश्चन है, आप बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। और अगला क्वेश्चन है 12th नंबर क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिजीम्स द रोलिंग प्लान वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। निम्न में से किस शासनकाल में भारत में रोलिंग प्लान प्रारंभ किया गया था? देखिए रोलिंग प्लान जो है वो 5 ईयर प्लान से रिलेटेड है। दरअसल इसमें हर साल, ऐसे तो क्या था कि 5 ईयर प्लान जो कि 1951 में शुरू हुआ था
उसमें क्या था कि 5-5 साल में क्या है, योजना आयोग द्वारा क्या होता था कि कोई प्लान तैयार किया जाता था और उस पर इम्प्लीमेंट किया जाता था। मतलब कोई एक लक्ष्य रख लिया जाता था और बाद में उसको 5 साल के अंदर हासिल किया जाता था। जबकि रोलिंग प्लान जो था उसमें हर एक साल कोई प्लान बनाया जाता था और उसको हासिल करने का लक्ष्य रखा जाता था रोलिंग प्लान में। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या, ये जो रोलिंग प्लान था वो 1978 में आया था। कब आया था? 1978 में, 1978 में। और ये जब आया था तो उस समय जनता पार्टी का सरकार था। मोरारजी देसाई कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थे। प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मोरारजी देसाई। लेकिन बाद में इंदिरा गांधी बनती है 1980 में प्राइम मिनिस्टर, तो इसको रोलिंग प्लान को ख़त्म कर देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कि प्रारंभ किसने किया था, तो क्या आंसर होगा? जनता पार्टी रिजिम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 13 नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान ने खलीफा उल्लाह का खिताब धारण किया था? देखिए, तो करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने खुद को खलीफा उल्लाह यानी खलीफा उल्लाह का टाइटल एज्यूम किया था। ये कहता था कि हम क्या हैं, हम ईश्वर के भेजे हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं, और आपको सारी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन की कार्यवाही मैं कर रहा हूँ वो आपके लिए, चाहे टैक्स लगान वसूल करना हो, चाहे कुछ भी कर रहा हूँ, वो ऊपर वाले के मर्जी से कर रहा हूँ, इसलिए आप मेरा कोई विरोध नहीं कर सकते। ऐसा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी कहता था, तो उसी ने धारण किया था खलीफुल्लाह की उपाधि। इस बात को ध्यान रखेंगे। बलबन के बारे में अगर बात करें तो बलबन गुलाम वंश का एक शासक था जो कि 1266 से लेकर के 87 तक ये रूल करता है। ठीक है ना, इंडिया में ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसने पारसियों के लिए बहुत फेमस, पर्शियन के लिए बहुत फेमस त्यौहार शुरू किया था, नवरोज। क्या? नवरोज। नवरोज त्यौहार की शुरुआत किसने की थी? ध्यान रखेंगे, कौन किया था? बलबन ने। बलबन ने ही किंगशिप यानी इसने क्या किया था, राजत्व का सिद्धांत दिया था। राजत्व का सिद्धांत, किंगशिप थ्योरी दिया था, जिसके तहत ये भी कहता था भाई, ये भी कहता था कि गॉड फादर हम ही हैं, हम ही हैं जो हैं, है ना, ऊपर वाले ने हम ही को भेजा है यहाँ पर तुम्हारी रक्षा करने के लिए। तो राजत्व का सिद्धांत भी कौन देता है? बलबन। और इसके साथ साथ ये अपने दुश्मनों के प्रति बड़ा ही कठोर था, इसलिए इसने लौह और रक्त की नीति अपनाया। कौन सा? लौह और रक्त की नीति, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, लौह और रक्त की नीति। ठीक है, लौह और रक्त की नीति भी अपनाया। ध्यान रखेंगे, कौन? बलबन। और इसने तुर्कान चिहलगानी जो कि इल्तुतमिश ने बनाई थी उसको नष्ट कर दिया। 40 दल, जिसको 40 लोगों का दल कहा जाता था, तुर्कान चिहलगानी 40 लोगों का दल जो था उसको भी इसने ख़त्म कर दिया था। ठीक है, तुर्कान चिहलगानी जो कि 40 दल कहा जाता था, 40 का दल था 40 लोगों का, उसको ये ख़त्म कर देता है। ठीक है, और बलबन, ध्यान रखेंगे, इसी ने एक व्यवस्था शुरू की थी जिसको सिजदा और पैबोस प्रथा कहते थे। सिजदा, ये अपना जब भी गद्दी में बैठता था तो कहता था लोगों से कि भाई जब भी आओ हमारा सिजदा यानी हमारे सामने सिजदा करो और हमारे पैर को चूमो। पैबोस का मतलब होता है पैर को बोसा लगाना यानी चूमना। ठीक है, सिजदा और पैबोस करना है, कौन कहता था? बलबन। और बलबन ने, याद रखिएगा, दीवाने बरीद, और अच्छा दीवाने बरीद, एक इसने बरीद यानी दीवाने बरीद कह सकते हैं इसको, गुप्तचर विभाग की स्थापना इसने किया था। गुप्तचर विभाग की स्थापना किया था। और दीवाने आरिज जो कि एक सैन्य विभाग था, इसी ने बनाया था। तो ये सारी जानकारियां आप बलबन के बारे में याद रखेंगे। इसके साथ साथ अगर बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो आप जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने भी बहुत सारे काम किए थे, जैसे मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, जिसको हम क्या कहते हैं? बाजार नियंत्रण प्रणाली। बाजार नियंत्रण प्रणाली। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू किया था? बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके साथ साथ क्या किया था भाई? अलाउद्दीन खिलजी ने ही क्या किया था? बड़े ध्यान से समझिएगा, इसी ने कैश सैलरी देनी शुरू की थी, नगद वेतन शुरू किया था देना, किसको? अपने सैनिकों को। ठीक है, इसके साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी ने हुलिया प्रथा की शुरुआत की थी, यानी हुलिया प्रथा यानी घोड़े के दागने की प्रथा भी शुरू की थी। घोड़ों को दागने की प्रथा, घोड़ों को दागने की प्रथा भी शुरू की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसके साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी ने और क्या किया था? इसी ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो राशन कार्ड से आज आप 2 रुपया 3 रुपया में मिल जाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये सबसे पहले किसने शुरू की थी? सबसे पहले इसी ने शुरू की थी। और अलाउद्दीन खिलजी के ही दरबार में, ध्यान रखेंगे, एक व्यक्ति था जो कभी नहीं मिला इनसे, और वो कौन था? वो कौन था? निज़ामुद्दीन औलिया। कौन थे? निज़ामुद्दीन औलिया। निज़ामुद्दीन औलिया से ये बहुत ज़्यादा मिलना चाहता था, लेकिन
ये मिले नहीं उससे। ये कहते थे कि तुम अगर एक दरवाजे से आओगे तो मैंने अपने घर में 2 दरवाजे बना रखे हैं, एक दरवाजे से तुम आओगे तो पिछले वाले दरवाजे से हम निकल जाएंगे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के ही एक सेनापति था जिसका नाम था मलिक काफूर, और इसने ही युद्ध को जितवाने में बड़ा ही मदद किया था साउथ में। ठीक है, इसको और ध्यान रखेंगे। और एक बात अगर मैं और बताऊं तो अलाउद्दीन खिलजी के ही दरबार में कौन था? अमीर खुसरो। कौन? अमीर खुसरो। इसी को बेचारे को हमेशा खुश किया करता था अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बारे में कहा जाता था कि कोई भी अगर बात कही जाए, कोई भी शब्द अगर इसको दिया जाए अमीर खुसरो को, तो ये इस पर कविता भी बना देता था। इसी तरह एक बार ये फंस चुका था 4 औरतों के बीच, तो 4 औरतों ने 4 शब्द इसको दिए थे, तो उसने एक कविता भी बना दी थी, है ना। इसने कविता भी बना दी थी, बहुत अच्छा कविता बनाया था, बड़ा ही ज़बरदस्त कविता बनाया था। चलिए आगे चलते हैं, मुझे याद आता है तो आपको सुनाता भी हूँ। वो मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसने क्या किया था, इसके बारे में अगर बात करूं तो मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में आपको पता है 1333 में इब्ने बतूता आया था। कौन आया था? इब्ने बतूता, बगल में जूता। इब्ने बतूता ये बेचारा अगर कब्र में होगा तो सोच रहा होगा कि मेरे बारे में सब कविता बनाए हैं, कहानी बनाए हैं, किससे बनाए हैं। इब्ने बतूता जिसने किताब लिखा था रेहला, को किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में आया था। पागल सन की पिपासु कहा जाता था मोहम्मद बिन तुगलक को। इसने ही दिल्ली से दौलताबाद राजधानी भी बदली थी, है ना, दिल्ली से दौलताबाद। ठीक है, याद रखिएगा इसको। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर तो मैंने बता ही दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए 14वां। एलिसा टेस्ट इज नॉट यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ, है ना। एलिसा टेस्ट निम्न को ज्ञात करने के लिए नहीं किया जाता। अब देखिए एलिसा टेस्ट को आपको बताना है कि कौन से चीज़ों को ज्ञात करने के लिए नहीं किया जाता, ये आपको बताना है। ये इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ यही वाला। और इसका वैसे मैं फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ। एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है एलिसा का। एलिसा का टेस्ट वैसे हेपेटाइटिस और एड्स के लिए किया जाता है। अब 2 ऑप्शन में से आपको कोई एक ऑप्शन चुनना है, अब आप बताइएगा इसका आंसर। ठीक है, हाँ एक बात और मैं बता दूं, वैसे ही तो ये क्लियर हो ही गया है। एसटीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सॉरी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में आप जरूर देंगे। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए कुकिंग गैस इज ए मिक्सचर ऑफ। कुकिंग गैस किसका मिक्सचर है? तो आप जानते हैं बीपी हाई हो जाता है, एलपीजी उठाते हैं, तो ये क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है द एसिड यूज्ड इन बैटरीज। बैटरियों में जो प्रयुक्त होता है अम्ल, वो कौन सा होता है, ये बताना है आपको। देख लीजिए ध्यान से। 4 ऑप्शन है, एसिटिक, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक या नाइट्रिक एसिड। करेंगे आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में, और इसके साथ साथ मैं भी बताता रहता हूँ आपको। देखिए बैटरियों में जो प्रयुक्त होता है अम्ल, उसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरिक एसिड। ध्यान रखेंगे, इसको हम H2SO4 भी कहते हैं, H2SO4 भी कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो आप जानते ही हैं कहाँ होता है, ये हमारे स्टमक से निकलता है, सीक्रेट्स होता है। ठीक है, स्टमक यानी अमाशय से। ठीक है, अमाशय। ठीक, और इसके साथ अगर बात करें एसिटिक एसिड का, तो एसिटिक एसिड हमारा निकलता है किससे? विनेगर। आप जानते हैं सिरका जो होता है उसमें पाया जाता है कौन? एसिटिक एसिड, सिरका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तो मुझे अब देखिए याद आ रहा है, वो जो 4 लाइनें थी जो कि किसने, अमीर खुसरो ने कही थी, वो क्या था? वो था इस तरह से। देखिए 4 औरतों ने कहा था, किसी ने कहा था खीर की, खीर के ऊपर मुझे कविता सुनाइए। किसी ने कुत्ता पे कहा था, किसी ने कहा था ढोल पे, और किसी ने कहा था चरखा पे। ये 4 शब्द कहे गए थे औरतों द्वारा, और कहा गया था कि बताइए इन 4 पर हमें सुनाइए। अब उसको प्यास लगी थी, अब उसको पानी पीना था हैंडपंप से। भाई अब तो 4 को अलग अलग कविता बना के सुनाएगा तो उसको टाइम लगेगा, तो उसका फेफड़ा सूख जाएगा। वो कहता है कि ठीक है, मैं 4 को एक में
एकदम घोल मेल करके एक बनाता हूँ बहुत ही शानदार कविता, तो वो बनाता है, क्या बनाता है, वो कहता है भाई कि खीर पकाई जतन से चरखा दिया चलाए। देखिए खीर भी आ गया और चरखा भी आ गया। खीर पकाई जतन से चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजाए। तो देखिए कुत्ता भी आ गया और ढोल भी आ गया, तो चारों शब्द वो कहता है, इससे चारों औरतें हंस पड़ती हैं और उसको पानी पीने के लिए दे देती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नो टोबैको डे कब मनाया जाता है पूरी दुनिया में। तो ये मनाया जाता है, आप जानते हैं, ये है 31 मई को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, ये आपको पता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ठीक है, वेडनेसडे नहीं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 18वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ वेनरल डिजीज, यानी निम्नलिखित में से कौन रतीज रोग का प्रकार है। देखिए इसका मतलब ये वेनरल डिजीज का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो ऐसे सेक्स के दौरान वजह से फैलता है, इसके ऐसे रोग को वेनरल डिजीज बोलते हैं, ठीक है। तो वो है गोनोरिया। क्या है, गोनोरिया है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और स्मॉल पॉक्स आप जानते हैं वायरस से फैलता है, वेरिसेला एक वायरस होता है उसी से फैलता है, ध्यान रखेंगे क्या, स्मॉल पॉक्स। और टाइफाइड जो फैलता है वो बैक्टीरिया से फैलता है, किसे, बैक्टीरिया से फैलता है, साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी इसके बैक्टीरिया का नाम ही होता है, और इसके अंदर भाई लूज मोशन वगैरह होने लगता है, आपको पता ही है। और टाइफाइड जो होता है वो किसके वजह से होता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी फूड एंड वाटर, गंदे खाना या पानी पीने से ये रोग हो सकता है, ध्यान रखेंगे टाइफाइड का। और हेपेटाइटिस तो आपको पता ही है, वायरस से होने वाला रोग है ना। हेपेटाइटिस बी एक आपको पता ही है, मशहूर एक अभिनेता है, उनको हो गया था हेपेटाइटिस बी, जो कि क्या हुआ था उनका, दरअसल एक्टिंग के दौरान एक शूटिंग हो रही थी, उस पिक्चर में उन्होंने मतलब यहाँ पर पेट में क्या था ना कि गद्दा नहीं लगाया था, कुशन नहीं लगाया था, और विलेन आया उनके पेट में मार दिया धाए से। और पेट में जब मार दिया तो भाई बाद में पता चला कि उन्होंने कुशन लगाया नहीं था। और जब कई महीने बाद उसकी चेकिंग हुई तो पता चला कि वो जो वहाँ पे पस आ गया है और उनको हो चुका था हेपेटाइटिस, ठीक है, क्या हो चुका था, हेपेटाइटिस हो चुका था। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, लीवर, है ना। अच्छा अब आगे बढ़ेंगे, वो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते थे, लीवर में हो चुका था हेपेटाइटिस बी। अब देखिए 19वां क्वेश्चन पे चलते हैं, ट्रिप्नोसोमा का मध्यवर्ती होस्ट कौन सा है, ट्रिप्नोसोमा। अच्छा अगर ट्रिप्नोसोमा की हम बात करें तो बड़े ध्यान से समझिएगा, ट्रिप्नोसोमा क्या है, ट्रिप्नोसोना, सोना को हम कह देते हैं सोना भाई, क्या है ये, सोना। सोना का मतलब क्या होता है, ट्रिप्नोसोमा, ट्रिप का मतलब रुकावट पैदा हो जाती है ना। लेकिन यहाँ पे रुकावट नहीं पैदा हो रही है, यहाँ पे दिन भर सोएंगे आप, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक ऐसी मक्खी होती है जो काट लेती है तो दिन भर नींद आती है, इसको कहते हैं सीसी मक्खी। कौन सी मक्खी, सीसी मक्खी, ठीक है। सीसी मक्खी जो होती है इसको क्या, ये ट्रिप्नोसोमा नाम की एक पैरासाइट को लेके चलती है और काट लेती है तो स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है, इसको हम स्लीपिंग सिकनेस के नाम से भी जानते हैं, क्या, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं आपके लिए। ये देखिए, प्लाज्मोडियम का साइजेंट अवस्था मनुष्य के लिए किस भाग में पाया जाता है, साइजेंट स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इन मैन अकर इन। देखिए प्लाज्मोडियम की बात करें तो आपने बहुत बार सुना होगा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का नाम। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है, ध्यान रखेंगे वो क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है वो क्या है, बड़े ध्यान से समझेंगे। देखिए प्लाज्मोडियम जो है वो एक पैरासाइट है, आप जानते हैं ये एक क्या है, पैरासाइट है, क्या है, पैरासाइट है। जब मलेरिया रोग होता है, मलेरिया रोग होता है तो आपको पता है कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, क्या, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होता है पैरासाइट, वो फैलाता है, ये फीमेल एनाफ्लीज, फीमेल जो एनाफ्लीज होती है उसके काटने की वजह से होता है, और ये लीवर, स्प्लीन और ब्लड सेल में पाया जाता है। तो इसलिए करेक्ट हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लीवर, स्प्लीन और ब्लड सेल में, ठीक है। ध्यान रखेंगे मलेरिया इसी की वजह से होता है, ये बात अभी आप ध्यान रखेंगे। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रैकोमा इज ए डिजीज ऑफ, बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही शानदार, बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ट्रैकोमा एक बीमारी है जो कि किस अंग में होता है, किस अंग में होता है। तो देखिए ट्रैकोमा जो होता है वो आई में होता है,
आँख में होता है। देखिए 2-3 बीमारी हैं जो इसमें होती है, जैसे देखिए आप जानते हैं विटामिन ए की कमी से हमारे जो विटामिन ए जो होता है आपको पता है इसका नाम है रेटिनॉल। क्या? रेटिनॉल, है ना। इसमें देखिए विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो होता है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें हमारा रेटिना ही खराब हो जाता है। देखिए इसी के साइंटिफिक नेम से जो रोग का नाम है वो मिलता जुलता है, रेटिनॉल से हो जाता है। क्या? रेटिना खराब हो जाता है तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है विटामिन ए की कमी से। लेकिन कुछ रोग होते हैं जो कि हमें जानना जरूरी है, जैसे ट्रैकोमा। देखिए एक तो लिखा ही है ट्रैकोमा, है ना। क्या? ट्रैकोमा तो लिखा ही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एक कैटरेक्ट होता है, एक होता है कैटरेक्ट, है ना। एक होता है ग्लूकोमा। ये तीनों जो बीमारी है वो आंख से संबंधित है। मैं आपके लिए चित्र भी लेकर आया हूं आपको समझाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और चित्र को देख लेते हैं, पिक्चर को देख लेते हैं। ये देखिए, अगर देखें ध्यान से तो जो ट्रैकोमा होता है, ट्रैकोमा का स्टेज जो है, एक बार ध्यान से देखिए। यहाँ जो ट्रैकोमा का स्टेज आप देख पा रहे होंगे वो कैसा है। देखिए इन्फेक्शन कॉज बाई कैलामीडिया बैक्टीरियम, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। और इसमें क्या होता है देखिए, पहले तो भाई देखिए यहाँ पर आईलिड जो ऊपर वाली है इसमें रैसेस आना शुरू हो जाते हैं और स्कैरिंग ऑफ द आईलिड पुल्स द आईलैशेस इनटू द आई। यहाँ पे देखिए किस तरह से ये देखिए स्कैरी पड़ चुका है, यानी दाग लाइनिंग पड़ चुकी है। जब आँख का ऊपर वाला हिस्सा उठाएंगे आईलिड तो अंदर बहुत सारे स्कैर्स पड़े दिखेंगे आपको, और उसके बाद ये कॉर्निया को भी डैमेज करने लगता है। और उसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि ये आपको परफेक्ट ब्लाइंडनेस की तरफ लेके जा सकती है, पूर्ण रूप से अंधेपन को ला सकती है ट्रैकोमा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये आंख के ऊपरी वाली आईलिड में हो जाता है। अच्छा, ग्लूकोमा भी देख पा रहे होंगे, है ना। ग्लूकोमा में क्या होता है, सबसे पहले आप देख रहे हैं हेल्दी आइज। ये देखिए एकदम ठीक है, आपका आइज एकदम क्लियर है, एकदम यहाँ चांद सा रोशन चेहरा है, लेकिन आंखों में बड़ा तगड़ा चमक है, आप देख पा रहे होंगे। लेकिन ये जो बीच वाला आप देख पा रहे होंगे, ये तो एकदम प्योर है, हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए ये वाइट हल्का हल्का होने लग रहा है। ये क्या है? वाइट होने लग रहा है। यहीं पर आपका दिक्कत होना शुरू होता है, यही है ग्लूकोमा। ये क्या है? ग्लूकोमा है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो ग्लूकोमा हो, ट्रैकोमा हो, कैटरेक्ट हो, ये तीनों क्या है? मोतियाबिंद कहते हैं हिंदी में कैटरेक्ट को। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ज़बरदस्त चीज़ें हैं। हाँ, अब अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। 22वां क्वेश्चन ध्यान देखिए। 22वां क्वेश्चन क्या है? 22वां क्वेश्चन बड़ा ही ध्यान से देखेंगे, और ये क्वेश्चन है फॉर्म ऑफ विटामिन ए ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल फूड इज। एनिमल फूड से पाए जाने वाले जो विटामिन ए का रूप क्या है वाले, विटामिन ए का रूप क्या है? तो भाई विटामिन ए अभी मैंने बताया रेटिनॉल, रेटिनॉल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कैरोटीन आप जानते हैं, बीटा कैरोटीन। कैरोटीन जो है कैरेट में पाया जाता है, गाजर में, और इसके साथ साथ येलो मिल्क जो कि काऊ का मिल्क होता है उसमें पाया जाता है। और येलो कलर से मैं लिख भी रहा हूँ, लेकिन इसमें नहीं पाया जाएगा। ठीक है, चलिए आप आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 23वां। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एक ट्रिक मैं बताऊंगा इसके लिए, वो ट्रिक है रत एक टॉफी। रत एक टॉफी, बस ABCD लिख लीजिए, ABCD और F। र से होगा विटामिन ए का नाम, रथ एक टॉफी, ABCDEF लिख लीजिए, है ना। देखिए ए का हो जाएगा र से रेटिनॉल, है ना। बी का हो जाएगा थ से थायमिन। आप जानते हैं मतलब बी का बहुत सारा होता है, छोटे छोटे रूप भी होते हैं, B1, B2, B3 ऐसे होता है, आप जानते हैं। थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन ऐसे से होता है। ए से हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, है ना। उसका डी से हो जाएगा क से कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। उसके बाद टा से हो जाएगा टोकोफेरॉल। उसके बाद फी से हो जाएगा फिलोक्विनन। क्या? फिलोक्विनोन या नेफ्थोक्विनान भी बोलते हैं। क्या? नेफ्थोक्विनान भी बोलते हैं। ठीक है, इस सारे चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला है 24वां नंबर क्वेश्चन, वो क्या है? काला अजार इज कॉज्ड बाय। काला जार का कारण क्या है? देखिए काला जार जो है वो सैंड फ्लाई यानी बालुई मक्खी से फैलती है, जो कि एक लेशमीनिया डोनोवानी, ठीक है, लेशमीनिया डोनोवानी करके एक
सैंड फ्लाई लेके जाता है अपने अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और उसकी वजह से फैल जाता है क्या भाई, कालाजार फैल जाता है, खतरनाक फीवर आता है इसमें। द थ्योरी ऑफ स्यादवाद इज एसोसिएटेड विद, आप जानते हैं स्यादवाद का सिद्धांत जो है वो जैनिज्म से संबंधित है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए हैं, जो महत्वपूर्ण तीर्थंकर हुए हैं वो हैं महावीर जैन, आपको बहुत अच्छे से पता है। इनकी जो लैंग्वेज थी वो प्राकृत थी, क्या थी, लैंग्वेज जो थी वो क्या थी, प्राकृत थी, क्या थी, प्राकृत थी। और इनका जन्म 2 जगहों, इनका जन्म कब हुआ था, तो 540 बीसी में हुआ था नॉन एनसीईआरटी किताब में, और एनसीईआरटी में देखेंगे तो 599 बीसी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, कुंडग्राम, कुंडग्राम वैशाली में, ठीक है, कुंडग्राम, ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्या नाम था, महावीर जैन का बचपन का नाम था वर्धमान, वर्धमान, ठीक है, ये सारी बातें याद रखेंगे। सांख्य दर्शन जो दिया था वो कौन दिया था, कपिल मुनि ने दिया था। असंख्य रंग कौन बनाया था, कपिल देव ने असंख्य रंग बनाए थे भाई, कपिल मुनि जी ने दिया था क्या, असंख्य, यानी सांख्य दर्शन असंख्य रंग बनाए थे, गिन ही नहीं सकते ऐसा। बुद्धिज्म के आपको पता ही है संस्थापक कौन थे। अच्छा, जैनिज्म 2 भागों में बढ़ गया था, दिगंबर और श्वेतांबर, दिगंबर और श्वेतांबर, श्वेतांबर, स्थूलभद्र श्वेतांबर के थे, दिगंबर के थे भद्रबाहु। बुद्धिज्म आप जानते हैं गौतम बुद्ध ने, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, गौतम बुद्ध ने शुरू किया था। हाँ, एक बात और बता दूं, जैन धर्म के साहित्य को आगम से भी जाना जाता है, आगम। और गौतम बुद्ध के जीवन के ऊपर त्रिपिटक लिखा गया है, त्रिपिटक। त्रिपिटक का मतलब 3 पिटक हैं जो कि ग्रुप हैं जिनके बारे में हमें पता चलता है, बौद्ध धर्म के बारे में जिनसे पता चलता है, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक, और किससे, विनय पिटक, ठीक है, और विनय पिटक, ये 3 है, इनसे हमें जानकारियां मिलती हैं। तो दोस्तों ये था लास्ट क्वेश्चन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ज़रूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, डीएनएस एजुकेयर ऐप। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।